अगर आप 2026 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक नेचुरल कन्फ्यूजन सा बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट करे तो करे कहाँ। रीज़न ये है कि 2026 की शुरुआत में ऑलमोस्ट हर मेजर एसेट क्लास ऑल टाइम हाई पर है। जैसे हम गोल्ड को ले लें, सिल्वर को ले लें, यूएस स्टॉक मार्केट को ले लें या इंडियन स्टॉक मार्केट को भी लें तो वो भी निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। अब हम पहले जानते हैं ऑल टाइम हाई का मतलब क्या होता है। ऑल टाइम हाई या ATH का सिंपल मतलब होता है किसी एसेट का अब तक का सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब एसेट ऑल टाइम हाई पे होता है प्राइस करेक्शन का काफी रिस्क बना रहता है, शॉर्ट टर्म रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। न्यू इन्वेस्टर गलत लेवल पर एंट्री ले सकते हैं और फंस सकते हैं, जैसे कि हमने अभी गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स में देख ही रहे हैं। एक अनइवन सा मूव आया और काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर उसमें ट्रैप हुए पड़े हैं। इसलिए नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि अब इन्वेस्टमेंट करे तो करे कहाँ। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है मल्टीपल एसेट क्लास एलोकेशन। तो उसको शुरू करने से पहले हम समझते हैं एसेट क्लास क्या होता है। एसेट क्लास का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी। मेजर एसेट क्लास जैसे इक्विटी, जैसे शेयर्स या स्टॉक, डेब्ट जैसे बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, डेब्ट म्यूचुअल फंड, प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर, रियल एस्टेट और कैश। ये हो गई हमारी मेजर एसेट क्लास। अब हम जानते हैं कि एसेट एलोकेशन का कोर कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाएगा। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड कर देना। एसेट एलोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? हर साल कोई अलग एसेट परफॉर्म करता है, कोई भी एसेट हमेशा विनर नहीं होता। जैसे हम पास्ट हिस्ट्री देखें, कभी गोल्ड परफॉर्म कर रहा है, कभी निफ्टी परफॉर्म कर रही है, कभी कोई मेटल्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक साइकिल चलती रहती है। या हम इसको सेक्टर से भी देखें तो एक सेक्टरल रोटेशन मेंटेन रहता है। तो इसको एग्जांपल से समझे तो 2013 से 2015 के बीच गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन 2024 और 2025 में गोल्ड ने बहुत हाई रिटर्न्स दिए। इसका मतलब ये है कि हर टाइम सेम एसेट काम नहीं करता, इसलिए मिक्स होना, डाइवर्सिफाई करना अपने पोर्टफोलियो को काफी जरूरी है। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास निकल के क्या आया? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। वो क्या करेगा? वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो मिनिमम 3 डिफरेंट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन कंपलसरी होता है इनके लिए एज पर सेबी के रूल्स। अगर हम बेसिकली बात करें तो इन फंड्स में कौन कौन से एसेट्स रहते हैं? इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, सिल्वर, रेट्स या ETF, इनमें ऑप्शन रहता है। एलोकेशन का डिसीजन इसमें कौन लेता है? फंड मैनेजर लेते हैं, ना कि हम। और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करता है। उसे पता है कि मुझे कहाँ पर पोजीशन बनानी है, कब एग्जिट करना है, कहाँ पे फंड शिफ्टिंग करनी है। तो आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ रहता है और आपको रिटर्न्स भी काफ़ी सही मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि मल्टी एसेट फंड्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। रिटेल इन्वेस्टर के सामने कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं। कब गोल्ड बाय करें पता नहीं है, कब इक्विटी रिड्यूस करनी है पता नहीं है। ज़्यादातर डिसीजन हमारे इमोशन और न्यूज़ बेस्ड होते हैं, जैसे कि बजट आ गया तो चलो ये ले लेता हूँ, पर वो परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इसका सोल्यूशन निकल के क्या आया? मल्टी एसेट फंड्स। मल्टी एसेट फंड्स में प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपकी तरफ से एसेट एलोकेशन करते हैं। रिच लोगों को ये सर्विस प्राइवेट बैंकर्स देते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को सेम सर्विस म्यूचुअल फंड के थ्रू लो कॉस्ट में मिल जाती है। इसमें आपको बस वो फंड की कुछ फीसेस आपको भरनी होती है। अब म्यूचुअल फंड के बेसिक टर्म्स को हम पहले समझेंगे ताकि हम समझ पाए कि मल्टीपल एसेट एलोकेशन फंड क्या हुए। तो AUM, इसका बेसिक क्या हो गया? एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मीनिंग म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्टर का टोटल जितना पैसा मैनेज हो रहा होता है वही उसी को हम AUM कहते हैं। अगर किसी फंड में टोटल 50,000 करोड़ इन्वेस्टेड हैं तो उस फंड का AUM 50,000 करोड़ होगा। अब कॉमन गलत सोच क्या रहती है हमारी? हम हाई AUM मतलब बेस्ट फंड ये सोच के चलते कि अगर इसका AUM ये इसका काफ़ी अच्छा है तो हम सोचते हैं कि यार ये फंड काफ़ी अच्छा है। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। बहुत ज़्यादा AUM की प्रॉब्लम क्या होती है? फंड बहुत बड़ा हो जाता है,
फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज मिस होती रहती हैं। इसलिए याद रखो कि AUM सिर्फ साइज बताता है, फंड की क्वालिटी नहीं। अब इसके बाद हम जानेंगे एक और टर्म जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, वो है NAV, नेट एसेट वैल्यू, जो हमको बताती है म्यूचुअल फंड की पर यूनिट प्राइस क्या चल रही है, जिसका सिंपल फॉर्मूला है NAV इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। उसके बाद एक चीज हमें जाननी है कि रिटर्न टाइप्स कैसे कैसे होंगे इसमें। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न का मतलब होता है फिक्स्ड स्टार्ट डेट से फिक्स्ड एंड डेट तक के रिटर्न। प्रॉब्लम ये है कि ये बीच की वॉलेटिलिटी इग्नोर करता है, सिर्फ लकी पीरियड दिखा सकता है और इसलिए इसको हमें अवॉइड करना है। हमें इसके बजाय रोलिंग रिटर्न्स देखने अपने म्यूचुअल फंड के। तो रोलिंग रिटर्न का मतलब होता है मल्टीपल ओवरलैपिंग टाइम पीरियड का एवरेज रिटर्न। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 3 ईयर रोलिंग रिटर्न के, जैन 2016 से 2019, फरवरी 2016 से फरवरी 2019, मार्च 2016 से मार्च 2019, जैन 2021 से 2024। इन सब रिटर्न्स का एवरेज हमें एक रोलिंग रिटर्न देता है। रोलिंग रिटर्न क्यों बेस्ट होते हैं? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी दिखाता है, लक फैक्टर जो रहता है काफ़ी सारी इक्विटीज़ में उसको हटा देता है, मार्केट साइकिल की प्रॉपर परफॉर्मेंस हमको दिखाता है। तो अब हम क्या समझे, रोलिंग रिटर्न प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसके बाद एक टर्म निकल के आती है, वो है वोलेटिलिटी, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। वोलेटिलिटी बताती है कि फंड के रिटर्न्स में कितने अप्स और डाउन्स होते हैं। हाई वोलेटिलिटी ज्यादा झटके, लो वोलेटिलिटी स्मूथ रिटर्न्स। मल्टी एसेट फंड्स में लो वोलेटिलिटी बेटर मानी जाती है। एक और टर्म निकल के आया, शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बताता है कि एक यूनिट रिस्क लेने पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। अगर शार्प रेशियो कम है 1 से तो वो पुअर माना जाता है, और शार्प रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो वो गुड की कैटेगरी में आता है। शार्प जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा फंड माना जाता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो शार्प रेशियो बेसिकली क्या है, रिस्क के बदले में रिवॉर्ड कितना मिला उसका एक सही माप है। अब इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे, जैसे कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारा फंड अल्फा कैटेगरी को देख रहा है, बीटा कैटेगरी को देख रहा है, तो ऐसे करके हम अपने फंड्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में अल्फा क्या होता है। अल्फा बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। पॉजिटिव अल्फा हमें बताता है कि गुड फंड मैनेजर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया है। नेगेटिव अल्फा हमें बताता है कि फंड अंडर परफॉर्मेंस में है। वहीं बीटा फंड में क्या बताता है, फंड मार्केट के कंपैरिजन में कितना मूव करा, ये बताता है बीटा। बीटा इक्वल टू 1 है तो वो मार्केट के जैसा ही परफॉर्म कर रहा है। बीटा अगर कम है 1 से तो मार्केट से वो कम वॉलेटाइल है। बीटा अगर बढ़ा हुआ है 1 से तो मार्केट से वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। कौन? फंड। अब हम एक और टर्म जानते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या कहलाती है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है फंड मैनेज करने का ईयरली कॉस्ट कितना आ रहा है। हमें ये भी बहुत अच्छे से जान लेना है कि हम जिस भी फंड में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, चाहे वो वन टाइम हो या लमसम हो या हम लोग कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में उसमें SIP कर रहे हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि एक्सपेंस रेशियो हमारे फंड का ईयरली कॉस्ट क्या है। जैसे एक्सपेंस रेशियो फॉर एग्जांपल अगर 0.60 है, तो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करे हैं तो उसमें हो गया 600 रुपया ईयरली कॉस्ट उसके आएगी। हमारा एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहना चाहिए फंड का। उसके बाद हम जानेंगे टाइम सिंस इंसेप्शन। ये टर्म हमें देखना है अपने फंड में। टाइम सिंस इंसेप्शन का मतलब होता है फंड मार्केट में कितने साल से एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें ऐसा कहते हैं कि टाइम सिंस इंसेप्शन उसका 10 ईयर या मोर होना चाहिए, क्योंकि उसने मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। उसने बुल मार्केट देखा होता है, बियर मार्केट देखा होता है, कमोडिटी साइकिल देखी होती है, इंटरेस्ट रेट साइकिल देखी होती है। तो एक्सपीरियंस क्या देगा? स्टेबिलिटी देगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि टाइम सिंस इंसेप्शन 10 साल से ऊपर होना चाहिए हमारे फंड में। अब हम जानते हैं कि वाई मल्टी एसेट फंड बेटर हैं 2026 में, क्योंकि सारे एसेट्स अभी महंगे हैं, टाइमिंग की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, वॉलेटिलिटी हाई है
और मल्टी एसेट फंड्स हमें क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली रिबैलेंस करते हैं, रिस्क को स्प्रेड कर देते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न देते हैं। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये एक क्लीन चिट है कि भाई कल पैसा उठाया और इस पे लगा दो, नहीं, आपको इसके भी रिस्क देखने कि इक्विटी मार्केट क्रैश का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसा है तो आप उस क्रैश का वेट कीजिए, अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, उनका वेट कीजिए, फिर अपने पैसे को एलोकेट करें। कमोडिटी प्राइस साइकिल्स को आपको नोटिस करना है। बुल मार्केट में रिटर्न प्योर इक्विटी से कम हो सकते हैं। फंड मैनेजर के डिसीजन पर सारी डिपेंडेंसी होती है इसमें। तो ये कुछ रिस्क पैरामीटर हैं जो हमें देखने हैं, अच्छे से एनालाइज करना है, तभी हमें एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की ओर को बढ़ना चाहिए। अब ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटीज में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देता है और प्रोफेशनल एसेट एलोकेशन के थ्रू बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जब मार्केट हाई वैल्यूएशन पर होता है तब। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है मल्टी एसेट एलोकेशन की? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि निफ्टी काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो एक स्टेबल स्टेज पे जाके रुक चुका है और वो या तो एक क्रैश का वेट कर रहा है या एक करेक्शन का वेट कर रहा है। जहां पर सारे ही इंटरनेशनल मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पर निफ्टी को ऐसा देखा जा रहा है कि सारी कंपनीज ओवरवैल्यूड हो चुकी हैं, उनके प्राइसेस काफी हाई हो गए हैं और उनकी ग्रोथ काफी लिमिटेड है। तो ये कुछ कारण है कि अगर आपको मेहनत नहीं करनी, आपको ऐसे अलग अलग क्लासेस में खुद इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप अभी के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने लिए देख सकते हैं। सबसे अच्छा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो निकल के आ रहा है वो है ICICI प्रूडेंशियल फंड। देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, हम उसको स्क्रीन पे लगा भी देंगे, आप उसको देख सकते हैं, या उसी के जैसे और जो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करें उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल खबरी बाजार को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।